हेलो एवरीवन, माइनिंग आर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एसईसीएल सिलेबस वाइज एमसीक्यूज, जिसमें कि ब्लास्टिंग के 50 एमसीक्यूज हम और डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और रेगुलेशन से रिलेटेड ऑलरेडी हमने 20-20 करके 9 लेक्चर्स में 180 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और ये 100 क्वेश्चन एक अलग से हैं जो कि आपका किस पे बेस्ड है, सर्कुलर पे बेस्ड है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद एचईएमएम का हम स्टार्ट कर देंगे। अविनाश, ठीक है। ऐप ओपन नहीं हो रहा तो कमेंट कैसे कर रहा जी? है ना? तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा संभल के आंसर दीजिएगा, कुछ के आंसर्स आपको पता भी नहीं होंगे, हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेमिंग ऑफ होल्स शैल बी कैरीड आउट बाय, जहां जहां पे ब्लास्टर मिले ना तो शॉर्ट फायरर समझ लीजिएगा। पहला मैं आपको यही बता दूं, जहां जहां पे ब्लास्टर दिखे वहां पर शॉर्ट फायरर समझेगा। ठीक है। तो स्टेमिंग ऑफ होल्स शैल बी कैरीड आउट बाय ब्लास्टिंग हेल्पर, ब्लास्टर, ब्लास्टर और अंडर हिज पर्सनल सुपरविजन, वर्कर या मजदूर। देखिए, रेगुलेशन के अनुसार आंसर दीजिएगा। रेगुलेशन के अनुसार जो भी लाइन मिल जाए तो उसी का आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, देखिए जरूरी नहीं है कि स्टेमिंग का काम ब्लास्टर खुद ही करे, वो ब्लास्टर भी कर सकता है या उसके पर्सनल सुपरविजन में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्सप्लोसिव्स फायर्ड बाय इग्निशन ऑफ फ्लेम इज। कौन सा एक्सप्लोसिव ऐसा है जो कि फ्लेम की मदद से फायर किया जाता है? फ्लेम मतलब आग जलाकर। बूस्टर, गन पाउडर, लिक्विड ऑक्सीजन, एनएफओ या फिर स्लरी एक्सप्लोसिव। कौन सा ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसे हम फ्लेम की मदद से फायर करते हैं? तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो पिछले का था सी, लिख लू मैं भी सी, इसका हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सॉकेट इन ब्लास्टिंग इज रिलेटेड टू। ब्लास्टिंग में जो सॉकेट है वो किस चीज से रिलेटेड है? मिसफायर से रिलेटेड है क्या, या फिर सेफ्टी फ्यूज से रिलेटेड है, या फिर डिटोनेटर है, या फिर एक्सप्लोसिव कैरियर से रिलेटेड है, या फिर पार्ट ऑफ ब्लास्ट होल रिमेनिंग आफ्टर बीइंग ब्लास्टेड। ब्लास्ट होल का वह हिस्सा जो कि ब्लास्टिंग के बाद बचता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अरे भाई, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शंस हैं। सभी में 5 ऑप्शंस है आज के क्वेश्चन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटोनेटिंग कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनटी, एएनएफओ, पीईटीएन या ऑल ऑफ द अबव। डिटोनेटिंग कॉर्ड किस चीज से बना होता है? डिटोनेटिंग कॉर्ड किस चीज से बना होता है? देखिए, जब डीजे देशमुख पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटोनेटिंग कॉर्ड में पता है मेन क्या होता है? टीएनटी होता है। टीएनटी होता है। डी सॉरी टी सॉरी पीटीएन होता है। डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। यहां पे आपका डिटोनेटिंग कॉर्ड में क्या होता है? पीटीएन होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायरिंग एरिया चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग शैल बी कंप्लीटेड विद इन।
अच्छा, जहां पर आप चार्जिंग और ब्लास्टिंग करते हैं वो कितने समय के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए? जहां पर आप चार्जिंग और ब्लास्टिंग करते हैं वो कितने समय के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए? 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे या नन ऑफ दी अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 घंटे के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वीओडी ऑफ एएनएफओ इज, एएनएफओ की वीओडी कितनी होती है? डीजीएमएस के प्राइस देने की नहीं है। देखो, एक ना हॉट स्टार्टा की बात है, एक टाइम लिमिट बेसिकली सेट किया गया है कि यार अब देखो, अगर टाइम लिमिट हम नहीं सेट करेंगे, है ना, ब्लास्टिंग के लिए, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका पूरा दिन जो है तो चार्जिंग करता रहेगा सामने वाला। अगर उसको आप टाइम लिमिट नहीं दोगे, वो चाय नाश्ता करते हुए अगर चार्जिंग करने लगा तो फिर तो हो गया बंटा ढार, है ना। उस केस में क्या होता है, कभी मान लीजिए मौसम खराब हो गया या कुछ भी हो गया, आपने ज्यादा टाइम ले लिया, तो इसके लिए एक टाइम लिमिट तो सेट करके रखना पड़ेगा ना कि भाई इतने समय के भीतर आप जल्दी से चार्जिंग करके ब्लास्टिंग करिए। तो इसलिए वो टाइम लिमिट है कि 2 घंटे से अधिक का समय मत लीजिए आप। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस की बात करते हैं अपन। ठीक है, अगला है वीओडी एनएफओ का। एएनएफओ का जो टॉपिक दिया हुआ है डीजे देशमुख में, वही आंसर आंसर जो है तो आप कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, बाकी और कहीं भी दिया है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, आपके डीजे देशमुख से अगर उठाए जाते हैं तो उसकी लाइन में जो भी लिखा है। ठीक है, आप लोग इतनी बुक्स तो पढ़ते हैं, मैं लेकिन आपके लिए सिर्फ सिंपल सी बात करता हूं कि आप लोग सिर्फ रेगुलेशन, जो लेजिस्लेशन पोर्शन है उसकी बुक्स तो आपकी फिक्स है। इसके साथ ही जो उसके अलावा आप किताब पढ़ते हो सरदारी और ओवरमैन के लिए, उसमें आपका हमेशा डीजे देशमुख का ही कंसिडर करिएगा। ठीक है, बिल्कुल डीजे देशमुख में जो है तो वो ब्रांड पे भी तो डिपेंड करता है। देखो, कभी कभार ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि वो लोग कितना वीओडी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैंने क्योंकि पिछले लेक्चर में आपको ये चीज बताया भी था कि कितना वीओडी एएनएफओ का है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ओपन कास्ट माइंस इन केस ऑफ अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिक स्टॉर्म? अब मान लीजिए, अब देखिए, अब मान लीजिए आपका कहीं पर ओपन कास्ट माइंस में आप ब्लास्टिंग करने जा रहे हो और एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ गया, मतलब बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही है, इस टाइप की इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान आ गया, तो आप क्या करेंगे? ऑल द पर्सन शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द डेंजर जोन, डेंजर जोन से सारे व्यक्तियों को बाहर निकाल लेंगे। नीदर एक्सप्लोसिव्स नॉर डिटोनेटर्स शैल बी हैंडल, ना ही आप उस समय एक्सप्लोसिव को हैंडल करेंगे, ना ही डिटोनेटर को हैंडल करेंगे। द चार्जिंग शैल बी डिसकंटिन्यूड टिल द स्टॉर्म हैज पास्ड, जब तक कि तूफान चला नहीं जाता है तब तक आप चार्जिंग बंद कर देंगे, रोक देंगे, चार्जिंग का काम रोक दिया जाएगा। All the exposed wires shall be coiled up and placed in the mouth of the hole and kept covered by incombustible material। अब देखिए, आपने डाउन द होल चार्जिंग कर दी है तो डिटोनेटर्स के जो वायर हैं वो तो बाहर निकले होंगे। ठीक है, तो जितने भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको बकायदा कॉइलिंग करके, है ना, जो भी जितना भी निकला रहता है उसको गोल गोल घुमा के कॉइलिंग कर देंगे और उसको जो है तो होल के माउथ के ऊपर ही हल्का सा रख के और वहां पर उसको इनकम्बस्टिबल मटेरियल से ढक दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ये सारे ही प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे और ये ध्यान भी रखिएगा, ये सारे प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट भी है। तो पिछले का आंसर कितना था? ए था, इस वाले का आंसर है ई।
ठीक है, क्या आंसर मैंने मार्क नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, dash is measured to describe the size of distribution of broken rock after blasting। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यह मेजर करता मतलब जो आपका ब्रोकन रॉक है, ब्लास्टिंग के बाद जो आपको टूटा हुआ पत्थर मिलता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के साइज को डिस्क्राइब करता है मेजर करके। कौन सी ऐसी चीज है? पाउडर फैक्टर, फ्रैगमेंटेशन, ब्लास्टेड फेस, प्रोडक्शन फेस या फ्री फेस? बताइए फटाक से। देखिए ये तीनों तो है नहीं, ठीक है, ये मेजर करने का नहीं है तरीका, ठीक है। बसता है पाउडर फैक्टर और फ्रेगमेंटेशन, जो कि दो ही ऐसे तरीके हैं जो कि आपके साइज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब पाउडर फैक्टर क्या बताता है आपका? पाउडर फैक्टर तो सीधे सीधे फॉर्मूला ही है उसका, तो पाउडर फैक्टर का क्या क्या फॉर्मूला है इसका भाई, कि आप जो है तो क्या डिस्क्राइब करता है आपका, टन्स पर केजी। मतलब ये बेसिकली पाउडर फैक्टर का फंडा समझिए, ये पाउडर फैक्टर आखिर आपको बताना क्या चाहता है, ठीक है। पाउडर फैक्टर हमेशा यही बताना चाहता है कि आप अगर 1 kg एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो, जस्ट सपोज दैट अगर 1 kg एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हो, तो वो 1 kg एक्सप्लोसिव की क्षमता क्या है, ठीक है। वो 1 kg एक्सप्लोसिव की क्षमता क्या है, कि मतलब वो कितने टन आपको ब्लास्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पाउडर फैक्टर ही आपका किससे रिलेटेड होता है? ये फ्रेगमेंटेशन से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से भी रिलेटेड होता है कि आपका फ्रेगमेंटेशन कितना होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में सोच के बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। या तो फ्रेगमेंटेशन होगा या तो पाउडर फैक्टर होगा। तो अल्टीमेटली पाउडर फैक्टर ही सब कुछ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना, पाउडर फैक्टर है, क्योंकि पाउडर फैक्टर की मदद से ही आपका जो है तो क्या निकलता है, फ्रेगमेंटेशन निकलता है। चलिए, a controlled blasting in which decoupled charges are fired in holes on the perimeter of the excavation prior to the main firing is called। अब देखिए, कंट्रोल ब्लास्टिंग मैंने आपका जो लेक्चर लिया था उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी, ईएमटी में अलग से कंट्रोल ब्लास्टिंग का पूरा लिया था, कि ऐसा कंट्रोल ब्लास्टिंग जिसमें कि डिकपल्ड चार्जेस को फायर किया जाता है, ठीक है। होल्स को, पेरीमीटर होल्स, जो एक्सकवेशन का पेरीमीटर होता है वहां पे जो होल्स अपन मार्क करके रखते हैं, उन होल्स में डिकपल्ड चार्जेस का हम जो है तो फायरिंग करते हैं, ठीक है। मेन फायरिंग के अलावा डिकपल्ड मतलब कि हमने, एक होता है हमारा कि हम सारे जितने भी होल्स हैं सभी को एक बार में कपलिंग कर दिया एक साथ और एक बार बटन दबाया सारे उड़ गए। डिकपलिंग में क्या हो जाता है कि अलग अलग सभी को ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है कि जितने भी पेरीमीटर वाले होल्स रहते हैं, अब ये एक्सकवेशन हो गया तो ये आपका फेस है मान लीजिए, ठीक है।
और ये एक्सकवेशन का पेरीमीटर है। तो यहाँ पे आप आखिरी में कुछ होल्स मार्क करते हो जिसमें कि आप उतना ज्यादा क्या करते हो, चार्जिंग नहीं करते हो, लिमिटेड चार्जिंग करते हो ताकि बैक ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, बैक ब्रेक को रिड्यूस करने के लिए पहला यूज होता है। दूसरा, ग्राउंड वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाउडर फैक्टर, स्टेमिंग, एयर प्रेशर, पुलिस स्प्रिट या फिर बैक ब्रेक। ठीक है, तो कंट्रोल ब्लास्टिंग का सिंपल से यहाँ पे जो मेथड है, ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग का मेथड ही पूछ रहा है, तो कंट्रोल ब्लास्टिंग का मेथड तो एक ही दिया हुआ है यहाँ पे, प्री स्प्लिट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Blaster shall receive only the quantity of explosive from magazine. ब्लास्टर को मैगजीन से कितना एक्सप्लोसिव मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, एज पर रिक्वेजिशन्ड क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी, एज मच एज यू वांट। ऑप्शन नंबर डी, फुल ऑफ एक्सप्लोसिव वैन, भर भर के एक्सप्लोसिव वैन में दे दो, है ना। या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एज पर रिक्वेजिशन्ड क्वांटिटी। वही है, डाटा थोड़ी है जियो का कि अनलिमिटेड होगा। कंटेनर्स मेड अप ऑफ फॉलोइंग मटेरियल शैल नॉट बी यूज्ड फॉर टेकिंग एक्सप्लोसिव्स फ्रॉम मैगजीन। निम्न में से किस कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लोसिव ले जाने के लिए मैगजीन से? किस कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? नॉन कंडक्टिव मटेरियल कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन कर सकते हैं, कंडक्टिव मटेरियल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब आप बोलेंगे सर कंडक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। भाई साहब देखिए, कंडक्टिव मटेरियल तो आयरन भी है और स्टील भी है, बात को समझिएगा। जब डिटोनेटर की बात आती है तो इन तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्ड डिटोनेटर होता तो आप इन तीनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, सिर्फ किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल कर सकते हो, नॉन कंडक्टिव टाइप मटेरियल का। ठीक है, लेकिन जब एक्सप्लोसिव की बात आती है तो आप चाहे नॉन कंडक्टिव मटेरियल यूज करिए, चाहे कंडक्टिव मटेरियल यूज करिए, कोई भी यूज कर सकते हैं। पढ़ लो, डिटोनेटर में बकायदा लिखा हुआ है कि डिटोनेटर के लिए बकायदा पढ़ के देखिए, रेगुलेशन में डिटोनेटर के लिए अलग से लिखा है। कंडक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बाकी एक्सप्लोसिव के लिए आप गैल्वेनाइज्ड स्टील या फिर आयरन का कर सकते हैं, और गैल्वेनाइज्ड स्टील और आयरन का जब कर सकते हैं तो वो तो एक कंडक्टिव मटेरियल है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्या मियाँ क्या करते तुम लोग? चलो अच्छा बताओ। नॉट मोर देन डैश डिटोनेटर्स आर ट्रांसपोर्टेड इन अ व्हीकल एट अ टाइम इन द माइन। माइंस में एक बार में कितने से अधिक डिटोनेटर्स को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है? 50, 100, 150, 200, नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट। मतलब सर्कुलर तुम लोग भी अच्छे से पढ़े आए हो। चलो आज हो ही जाए यार, देखते हैं कितना अच्छे से पढ़े हो सर्कुलर। What is not used as a fuel in an explosive mixture? एक्सप्लोसिव मिक्सचर में किसका इस्तेमाल एज अ फ्यूल नहीं किया जाता है? फ्यूल ऑयल, स्टार्च, शुगर
अमोनियम नाइट्रेट, वुड मील। अब बताइए एज अ फ्यूल किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है? शुगर का। शुगर रहता है, शुगर रहता है। कहां पड़े हो? मैं आपको थोड़ा ये पूरा लिस्ट दिया हुआ था, अपन ने डिस्कस भी किया था कि ऑक्सीडाइजर। देखिए अब फ्यूल सेंसिटाइजर्स की बात करते हैं। फ्यूल सेंसिटाइजर में क्या क्या आता है आपका? फ्यूल में टीएनटी, पीटीएन, ठीक है, ये तो एक्सप्लोसिव्स हो गए। इसके बाद नॉन एक्सप्लोसिव में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, शुगर, यूरिया, पैराफिन, हेक्सामाइन, ठीक है, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, वुड पल्प बोले तो वुड मील, ठीक है। स्टार्च क्या है? एक जेलिंग एजेंट है। स्टार्च क्या है? एक जेलिंग एजेंट है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है? ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर है। तो आपका शुगर और वुड मील फ्यूल सेंसिटाइजर का काम करते हैं, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइजर का काम करता है। फ्यूल ऑयल, ऑयल फ्यूल का काम करता है, आग में घी डालना, ठीक है, वो आग को बढ़ाएगा। लेकिन स्टार्च इनमें से कोई भी काम नहीं करता। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आग की बात करूं, फायर, फायर में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? एक तो फ्यूल, ध्यान से सुनिएगा, एक तो फ्यूल प्लस उस फ्यूल के प्रति सेंसिटिविटी, तो फ्यूल सेंसिटाइजर, फ्यूल सेंसिटाइजर है ना भाई। वो आग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लकड़ी जलानी है, लकड़ी क्या हो गई मेरी? वुड क्या हो गया मेरा? फ्यूल हो गया। ये फ्यूल हो गया, ये जलेगा, ठीक है। अब इसको सेंसिटिविटी इसकी बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं? मान लीजिए इसमें मैंने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल क्या हो गया? सेंसिटाइजर हो गया, ठीक है। तीसरा मुझे क्या चाहिए? तीसरी चीज आग जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वो अमोनियम नाइट्रेट दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर फ्यूल बस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपका अगर आपका यहां पे एक्सप्लोसिव मिक्सचर में आग को बढ़ोतरी देनी है तो आप क्या यूज करोगे? ठीक है, तो इन तीनों, इन सभी का इस्तेमाल कर लेंगे हम तो। लेकिन जो जेलिंग एजेंट है वो तो सिर्फ उसको बाइंड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टार्च। ये सिर्फ जेलिंग का काम करता है, मतलब कि उसको बांध के रखने का काम करता है। ये किसी भी प्रकार से फ्यूल से रिलेटेड नहीं है। फ्यूल मतलब कि आपका एक्सप्लोसिव को जलाने का काम, ठीक है। तो जलाने में ये किसी भी प्रकार से हेल्पफुल नहीं होता है। आपका फ्यूल ऑयल हो गया, वो जलने में मदद करेगा। शुगर है वो आपका सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। वुड मील है वो सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा। सब के सब आग जलाने में मदद करेंगे, एज अ फ्यूल काम करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल काम करेंगे सबके सब। लेकिन स्टार्च यहां पर एज अ फ्यूल काम नहीं करता है, ये एक जेलिंग एजेंट है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का जेलिंग एजेंट है। दैट्स व्हाई स्टार्च इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, every magazine where explosives are stored shall be in the charge of a dash who shall be responsible for the proper storage of explosive। जितने भी मैगजीन एक्सप्लोसिव्स को स्टोर करने के लिए वो किसके चार्ज में होने चाहिए, ठीक है, जो कि उस मैगजीन में एक्सप्लोसिव्स को स्टोर करके रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ओनर, एजेंट, सॉरी ओनर, मैनेजर, ब्लास्टर, फोरमैन, या फिर ये जहां पे ब्लास्टर और फोरमैन आए ना तो समझ जाना शॉर्ट फायरर ओवरमैन है, और मेट आ जाए तो समझ जाना माइनिंग सरदार है। तो कॉम्पिटेंट या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, कॉम्पिटेंट पर्सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत ही तेजी के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव शैल बी स्टोर्ड इन, एक्सप्लोसिव को कहां स्टोर करके रखेंगे, स्टोर में, स्ट्रॉन्ग स्टील एडमिरल्स में, अप्रूव्ड मैगजीन में, एयर कंडीशन स्टोर में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, what is the correct sequence of connecting firing cable to short firing apparatus and detonator leads। फायरिंग केबल को शॉर्ट फायरिंग अपरेटस में एंड डिटोनेटर लीड्स में, ठीक है। फायरिंग, शॉर्ट फायरिंग केबल को आपको किससे कनेक्ट करना है, देखिए दो चीजें, दो पॉइंट है, यह आपका ब्लास्टिंग फेस है, यहां पे डिटोनेटर लीड्स हैं, ठीक है, निकले हुए हैं दो ठो ऐसे। यह आपका शॉर्ट फायरिंग अपरेटस, बोले तो एक्सप्लोडर, एक्सप्लोडर, बीच में है आपका शॉर्ट फायरिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल। अब इसको इन दोनों से कनेक्ट करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने का सही सीक्वेंस क्या होगा, एट फर्स्ट कपल द केबल टू द फायरिंग अपरेटस एंड देन टू द डिटोनेटर लीड्स। सबसे पहले शॉर्ट फायरिंग केबल को हम एक्सप्लोडर से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद डिटोनेटर लीड से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, एट फर्स्ट कपल द केबल टू द डिटोनेटर लीड्स एंड देन टू द फायरिंग अपरेटस। सबसे पहले शॉर्ट फायरिंग केबल को डिटोनेटर लीड से कनेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको बिछाते हुए ले गए एक्सप्लोडर से कनेक्ट कर दिया। दोनों एक साथ करिए, मतलब दोनों ही पॉइंट पर एक साथ आप कनेक्शन करिए। शॉर्ट फायरिंग केबल बिछा लिया और दोनों पॉइंट पे एक साथ कनेक्शन कर दिया। कोई भी ऑप्शन चुन लो, एक या दो में से। नन ऑफ दी अबव, ये डीजीएमएस भी, ये डीजीएमएस के क्वेश्चंस हैं। तो यार कायदे से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है ना, गलत तो है नहीं किसी भी एंगल से। या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फ्लाई डॉग। अरे डी मैं नहीं बोल रहा हूं सही है, बट वैसे अगर एक नजरिए से देखा जाए जो इसने बोलना चाहना, अरे हो गया, एक या दो में से कोई भी चुन लो आंसर, कोई एक तो करेक्ट होगा ही। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ही गलत है ये। हाँ, फ्लाई रॉक का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है, फॉल्टी कनेक्शन, ओवर चार्जिंग ऑफ शॉर्ट होल्स, इम्प्रॉपर स्टेमिंग, एक्सेसिव बर्डन, इम्प्रॉपर फ्री फेस। अप्रूव्ड मैगजीन, देखिए तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फॉल्टी कनेक्शन का जो है तो फ्लाई रॉक से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ओवर चार्जिंग या फिर इम्प्रॉपर स्टमिंग या फिर बर्डन या फिर फ्री फेस सही तरीके से नहीं होता, तो उस कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डैश लाइक डिटोनेटर्स
It also initiates high explosives, but for initiating it, a detonator is needed. तो वो बताइए कौन सा, बूस्टर लाइक डिटोनेटर्स होगा, या डिले डिटोनेटर लाइक डिटोनेटर्स होगा, या इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर लाइक डिटोनेटर्स होगा, या इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक डिटोनेटर लाइक डिटोनेटर्स होगा, या फिर डिटोनेटिंग फ्यूज। ऑप्शन नंबर ए। राहुल जी, आपने इसका वीडियो आपको लाइव क्लासेस में, ये जो लाइव क्लास हो रहा है ना, तो जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं ना, तो एक कंटेंट के बगल में एक लाइव क्लासेस का होगा पॉइंट, वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आपको लाइव क्लासेस में जितने भी क्लासेस होते हैं उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फोल्डर्स में तो चले ही जाते बाद में, लेकिन आपको इंस्टेंटली चाहिए तो वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। बूस्टर सबके अनुसार, बूस्टर क्या है यार? देखिए, यहाँ पे कास्ट बूस्टर अगर बोला होता तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन कास्ट बूस्टर डिटोनेटर है, सोच के बताइए। नहीं, नहीं ना भाई। देखिए, कास्ट बूस्टर बोले चाहे बूस्टर बोले, ठीक है, अगर बूस्टर बोलता है तो जाहिर सी बात है वो कैप सेंसिटिव क्या है, एक्सप्लोसिव है। अगर कास्ट बूस्टर बोलता है, कास्ट बूस्टर भी बोलता है, तो वो भी एक प्रकार का एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो इन डिटोनेटर्स को, ठीक है, अब यहां पे क्या पूछा है कि किस प्रकार के डिटोनेटर को, की खास बात ये होती है कि वो है तो एक डिटोनेटर टाइप ही, ठीक है, बट, और वो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव्स को क्या करता है, हाई एक्सप्लोसिव्स को क्या करता है, इग्नाइट भी करता है, हाई एक्सप्लोसिव्स को इग्नाइट करता है, लेकिन उसको इग्नाइट करने के लिए आपको अलग से एक डिटोनेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहां के डिटोनेटर की कैटेगरी में ना डीएफ आता है, भले उसमें एक्सप्लोसिव भरा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इन सभी डिटोनेटर्स के लिए तो आपका इलेक्ट्रिक वाला ही काम कर जाता है। क्योंकि इसको जैसे कि हम क्या, मैंने आपको डिटेल में भी उस समय बताया था कि अगर मुझे एक डीएफ से, जस्ट सपोज दैट, अगर मुझे एक डीएफ से बहुत सारे डिटोनेटर्स को ब्लास्ट करना है, या बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स को ब्लास्ट करना है, ठीक है, एक डीएफ में ढेर सारे एक्सप्लोसिव्स को बांध दूं, और एक डिटोनेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कनेक्ट कर दूं डीएफ में, और दूर जाके शॉर्ट फायरिंग केबल को एक्सप्लोडर में कनेक्ट करके मैं उड़ा दूं, हो जाएगा काम। रिजर्व स्टेशन इन ओपन कास्ट माइंस में बी लोकेटेड, पक्का ए ही होगा, माइन एंट्री के पास में, वहां से एक्सप्लोसिव आप ढोके लाओगे। ओपन कास्ट माइंस में रिजर्व स्टेशन जैसा कुछ होता भी है? क्यों रिजर्व स्टेशन बनाओगे जब एक्सप्लोसिव फैन आपका वहां पर पहुंच सकता है तो? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। Near entry to mine 50 meter from the rest shelter, away from the rest shelter, at any overburden bench, at the non working overburden bench। हाँ, अगर यहाँ पे इसका एक केस देखिए, एक केस ये होता है रिजर्व स्टेशन चलिए आपको बनाना है, ठीक है, तो आप रिजर्व स्टेशन कहां पे ले जाके बनाते हो, जहां पर आपका ब्लास्टिंग साइट होता है। ओपन कास्ट माइंस में जो ब्लास्टिंग साइट है वहां से जितना जल्दी हो सके आप ट्रांसपोर्ट कर सको, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं बनाया जाता है।
ब्लास्टिंग साइड दे देता तो हो सकता था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। लीजिए, तगड़ा क्वेश्चन है। गन पाउडर कार्ट्रिज कैन बी प्रिपेयर्ड ओवर अ गैल्वेनाइज्ड आयरन। गन पाउडर कार्ट्रिज को गैल्वेनाइज्ड आयरन के ऊपर प्रिपेयर किया जा सकता है। Ammonium nitrate explosive can be safely destroyed by scattering over the damp soil. अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोसिव को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो दलदली वाले क्षेत्र में उसको बिछा दीजिए। ध्यान से पढ़ना, बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन इज द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग ब्लास्ट वाइब्रेशन। ब्लास्ट वाइब्रेशन को अगर आपको इवेल्युएट करना है किस टर्म्स में, कि कितना डैमेज वो करेगा, ठीक है, तो वो है एम्पलीट्यूड के, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जा सकता है, कितना मैक्सिमम वाइब्रेशन जा सकता है, वो एम्पलीट्यूड की मदद से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। चलिए लास्ट वाले का मैं बता देता हूं, ये ट्रू है। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर सी एंड ई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्यों, ये फॉल्स क्यों हो गया? अमोनियम नाइट्रेट को डैम्प सॉइल के ऊपर, दलदली क्षेत्र के ऊपर नहीं बिछाते हैं। क्यों गलत हो गया भाई? लिखा तो है बकायदा, लिखा बुक में भी लिखा हुआ है। गन पाउडर हॉट वाटर में डालते हैं, गर्म पानी में डाल देते, पानी में डालते हैं। ये भी ट्रू है, पहला वाला भी ट्रू है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। ये फॉल्स है क्योंकि देखिए यहां पे स्कैटरिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्कैटरिंग ओवर, जबकि आपका नियम ये है कि भाई इसको ले जाके बरी करना है, गाड़ देना है वहां पे। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को गाड़ देना है वहां पे, डैम्प, इन डैम्प डिच, मतलब छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देना अमोनियम नाइट्रेट को। ठीक है, डैम्प डिच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन आर। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो आपकी पार्टिकल टू पार्टिकल वेलोसिटी होती है ग्राउंड वाइब्रेशन में, मतलब कि ग्राउंड वाइब्रेशन में जैसे ये एक पार्टिकल है, ये वाइब्रेट हुआ तो इसके कारण बगल वाला वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेट हुआ, तो ये जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है, कितना तेजी से ये वाइब्रेट करे, मतलब कितना तेजी से ये ट्रेवल कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ग्राउंड वाइब्रेशन में जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है उसको कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण वो उस पर प्रभाव पड़ता है, कितना एक्सप्लोसिव आप यूज कर रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पे आपने चार्जिंग किया है और जहां पर आप खड़े ऑब्जर्व कर रहे हो उसके बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अमाउंट एंड टाइटनेस ऑफ स्टेमिंग, स्टेमिंग कितना किया है और कितने टाइटली स्टेमिंग किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, इन तीनों तीनों चीजों पर ही डिपेंड करता है। ये सब ना पीवाईक्यूज हैं डीजीएमएस के द्वारा। विच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। अच्छा, चलो फटाक से, अब रेगुलेशन का क्वेश्चन है, ये तो बन जाएगा आप लोगों से। ऑल होल्स
charged on any one day generally be fired on the subsequent day. बी मतलब बी में ये बोलता है ना, मान लीजिए यहां पे आपने चार्जिंग किया, अब इस पॉइंट पे आप खड़े हो। अच्छा, तो अगर ये जो डिस्टेंस है आपका चार्जिंग से और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया और ये चार्जिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना, अगर यहाँ पे खड़े हो गए, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है तो यहाँ पे अगर मैं बना दूं तो क्या होगा, ज्यादा आपको वाइब्रेशन महसूस होगा, मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप दूर खड़े हो गए तो वो वेलोसिटी कम हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड वाइब्रेशन की जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ घटती चली जाती है, जितना दूर जाओगे वाइब्रेशन उतना कम फील होगा। बात ये है, सिंपल सी भाषा में इस क्वेश्चन को समझना है तो ये समझ लीजिए कि आपसे बस इतना पूछना चाह रहा है, बताओ भाई साहब ग्राउंड वाइब्रेशन आपको कहां पे ज्यादा फील होगा, कहां पे कम फील होगा, और किन कारणों पे डिपेंड करता है ग्राउंड वाइब्रेशन, कितना ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, तो कौन सा सेंटेंस ट्रू और फॉल्स है, तो जितने भी होल्स आप एक दिन में चार्ज करते हो उनको अगले दिन जो है तो फायर कर दीजिए, ठीक है, अगले दिन। Provisions of Regulation 196 of the CMR 2017 is regarding taking proper shelter within the danger zone. When there is a public road within the danger zone, as per the provisions of CMR 2017, safety of the road passers during blasting is assured only by blowing an efficient hooter. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सी, चलिए पहला वाला देखते हैं। ये तो फॉल्स है, कंफर्म, अगले दिन नहीं ब्लास्ट करेंगे, उसी दिन ब्लास्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला ट्रू है, कंफर्म, क्योंकि 196 में दिया हुआ है शेल्टर लेने के बारे में, विन डेंजर जोन के अंदर ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो डेंजर जोन के भीतर अगर कोई पब्लिक रोडवे है, पब्लिक रोड है सॉरी, तो सीएमआर के प्रोविजन के अनुसार जो रोड पासर्स हैं ब्लास्टिंग के दौरान उनको वार्निंग जो दी जाएगी सिर्फ और सिर्फ हूटर की मदद से दी जाएगी। क्या ये सही है? ओनली बाय ब्लोइंग एन एफिशिएंट हूटर ओनली। क्या सिर्फ और सिर्फ हूटर की मदद से नहीं दिया जाता है? नहीं, हम दो व्यक्तियों को, टू पर्सन एट एक्सट्रीम पोजीशन, रेगुलेशन में साफ साफ लिखा है 2 पर्सन एट एक्सट्रीम पोजीशन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर वार्निंग की बात करें, वार्निंग की बात करें तो वार्निंग के लिए क्या बोलता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यूज कर लीजिए, हूटर का इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर कोई और भी जो आपका बेस्ट लगता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये फॉल्स है, ओनली हूटर का इस्तेमाल नहीं करें। रेड फ्लैग, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, रेड फ्लैग ये भी है, जरूरी है ना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन ओनली हूटर नहीं कह सकता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शॉर्ट फायरर इंक्लूड, शॉर्ट फायरर की ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है? He shall not hand over any explosive to any unauthorized person. वो कभी भी एक्सप्लोसिव किसी भी अनऑथराइज पर्सन को हैंड ओवर नहीं करेगा, ठीक है। He will be present when shots are being charged and stemmed and shall himself fire the shots. जब शॉट्स को चार्जिंग किया जा रहा होगा या स्टेमिंग किया जा रहा होगा तो वो उस समय उस दौरान मौजूद रहेगा उस जगह पर एंड शॉट्स को खुद से फायर करेगा। When a shot fired by him has misfired, अगर उसके द्वारा शॉट फायर किए जाने पर मिस फायर हो गया
तो वह यह भी ध्यान देगा कि जो मिसफायर वाली जगह है वो पर्याप्त मात्रा में फेंसिंग की गई है उस जगह की। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाई एक्सप्लोसिव्स इंक्लूड, निम्न में से कौन से हाई एक्सप्लोसिव हैं? अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, स्लरी एक्सप्लोसिव, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन या स्लरी एक्सप्लोसिव, या फिर तीनों ही हाई एक्सप्लोसिव हैं? तीनों ही हाई एक्सप्लोसिव हैं। बिल्कुल सही जवाब, ऑल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड बाय अ शॉट फायरर इन अ शिफ्ट शैल बी फिक्स्ड बाय मैनेजर बेस्ड ऑन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि मैनेजर के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स कितने फायर किए जाने हैं वो मैनेजर के द्वारा फिक्स किया जाता है कि एक शॉट फायरर जो है एक शिफ्ट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स फायर करता है। लेकिन वो किस चीज पर डिपेंड होता है? सबसे पहला, द टाइम नॉर्मली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड फायर अ शॉट, के शॉट को फायर करने में और प्रिपेयर करने में कितना समय लग रहा है। पहला हो गया ए। बी, the time required for blaster to move between places where shots are fired, ब्लास्टर को सॉरी शॉट फायरर को कितना समय लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह में मूव करने में। ठीक है, जो प्लेसेस ऑफ शॉट फायरिंग प्लेसेस हैं उनके बीच में मूव करने में कितना समय लग रहा है। सी ऑप्शन में है एक्सप्लोडर की कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। तो भाई साहब एक्सप्लोडर ऐसा प्रोवाइड कराइए ना कि जो कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स जितने आप चाहते हो उतने फायर हो जाएं, है ना। तो इट डजंट मतलब ये कोई एक वैलिड कारण नहीं हुआ कि इसके बेसिस पे मैनेजर मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स डिसाइड करेगा। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द अबव भी दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सोर्स ऑफ एयर ब्लास्ट में बी ड्यू टू। भाई साहब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा परेशान किया है आज के टाइम में। इसका अभी भी मतलब कोई एक एग्जैक्ट आंसर बता पाना कठिन है सबके लिए, बट जहां तक मेरे रिसर्च में मुझे पता चला है तो एयर ब्लास्ट, ये जो एयर ब्लास्ट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं ना, ये रिलेटेड है ब्लास्टिंग से। ठीक है, और वो भी कौन सी ब्लास्टिंग? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में। ये आपका अंडरग्राउंड वाली ब्लास्टिंग नहीं, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में। और इसके रिगार्डिंग डीजीएमएस बकायदा लेटर्स भी भेज रहा है कि एयर ब्लास्ट को कंट्रोल करने के तरीके बताइए। ओपन कास्ट माइंस में डीजीएमएस के द्वारा बकायदा लेटर भेजे जा रहे हैं कि आप कुछ तरीके बताइए कि आप क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं एयर ब्लास्ट से बचने के लिए ओपन कास्ट माइंस में। तो ये है क्या, इसका सोर्स क्या होता है इस ब्लास्ट का, एयर ब्लास्ट का? जो नेचुरल फिशर्स हैं या क्रैक्स, मान लीजिए कहीं पे नेचुरल क्रैक है, उसमें गैसेस भरी है, वो एकाएक निकल आता है। ठीक है, वही तो बताना है ये है क्या भाई, इसका सोर्स क्या है, वही तो क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हो ना, इसमें होता क्या है। बहुत सारी गैस मतलब हवा निकलती है, अब वो हवा का सोर्स क्या हो सकता है। ठीक है, वो सोर्स क्या हो सकता है, यही किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ओपन कास्ट माइंस में इसके सोर्स क्या है, क्योंकि ऐसा किसी ने देखा नहीं है। रिलीज ऑफ गैसेस थ्रू नेचुरल फिशर्स और क्रैक्स, रिलीज ऑफ गैसेस थ्रू स्टेमिंग, स्टेमिंग से गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, रॉक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फेस, फेस में से रॉक का डिस्प्लेसमेंट होना एयर ब्लास्ट का कारण है, या फिर 1 और 2, ये दोनों बस है, या फिर तीनों ही हैं? तीनों ही है।
तो आपका सही है जवाब है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। तीनों ही कारण हो सकते हैं। अब देखिए एयर ब्लास्ट होता क्या है, जितना मुझे पता चला है, बाकी एग्जैक्ट आंसर अभी तक किसी ने बताया नहीं मुझे। इसमें ये होता है कि ये ओपन कास्ट माइंस है, इसमें होल है, ठीक है, अपने चार्जिंग किया, बाकायदा एक्सप्लोसिव वगैरह भर दिया यहाँ पे, ठीक है, स्टेमिंग कर दिया। अब एयर ब्लास्ट के खतरे क्या क्या हैं, एयर ब्लास्ट के खतरे क्या क्या है, एयर ब्लास्ट से क्या खतरा है। अगर मान लीजिए स्टेमिंग मटेरियल में से आपने ब्लास्टिंग किया और क्या निकल आया, आपका गैसेस रिलीज हो गई। भाई ब्लास्ट किया तो उसमें क्या होता है, गैसेस रिलीज होती है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ। अगर स्टेमिंग मटेरियल से वो गैसेस रिलीज हुई तो इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, फ्लाई रॉक। ये भी एक खतरे का काम है। किस कारण से आया फ्लाई रॉक, एयर ब्लास्ट के कारण, ठीक है, कहीं से भी गैस निकले। दूसरा तो ये हो गया। उसके बाद रॉक डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फेस, अगर आपका रॉक्स इधर उधर फेस से डिस्प्लेस कर गए, ठीक है, ये धड़धड़ा के इधर गिरने लगा, इसके कारण मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसके ऊपर ढेर सारे पत्थर भी उड़ के आ सकते हैं, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए कोई क्रैक्स वगैरह है, फिशरीज वगैरह है, ठीक है, इसके कारण यहां से नेचुरल फिशरीज या फिशर्स या क्रैक्स है, वहां से गैस एक रिलीज होके निकली, वो भी एक कारण हो सकता है ओपन कास्ट माइंस में। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इन तीनों को ही कंसिडर करके चला जा रहा है अभी के हाल फिलहाल के केसेस में, कि हमारा चाहे कोल माइंस हो चाहे मेटल माइंस हो। तो अगर मेटल माइंस के नजरिए से देखें तो ये भी सही है, और कोल माइंस के नजरिए से देखें तो तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको जो है तो टिक करके क्या आना है, ऑप्शन नंबर ई, तीनों ही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाउ मच टाइम बिफोर यूज यू कैन टेक आउट डेटोनेटर्स फ्रॉम अ केस और कंटेनर। अच्छा, यूज करने के, इस्तेमाल करने के कितने समय पहले केस और कंटेनर से डिटोनेटर निकाले जा सकते हैं, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, नन ऑफ द अबव। टू 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 टू। नहीं पता। बिल्कुल। इमीडिएटली व्हेन यूजिंग, सही बात है, जब भी आपको यूज करना है तुरंत ही निकाल लीजिए, ठीक है, जब भी आपको यूज करना है तुरंत निकालिए, फोर्थ विथ। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ऐसा कोई डाटा नहीं है, पूरा का पूरा सर्कुलर देख चुका हूं मैं, मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिला तो बता देना, बाकी मुझे नहीं मिला, मैं पूरा चेक कर चुका हूं। बिफोर स्टार्टिंग ड्रिलिंग एट एनी प्लेस द ब्लास्टर स्टाइल, किसी भी जगह पर ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले ब्लास्टर क्या करेगा, thoroughly clean the area, examine for presence of sockets, examine for presence of misfires, A और B या फिर B और C। अच्छा, E, B एंड C। ड्रिलिंग स्टार्ट करना है, उस जगह को साफ नहीं करवाएगा, उस जगह को साफ नहीं करेगा। भाई कहीं पर भी ड्रिलिंग करते हो उस जगह को साफ करते हो, ए एंड बी। मिसफायर के लिए एग्जामिन नहीं करोगे, या सॉकेट्स के लिए। ABC, ये तो ऑप्शन ही नहीं है एबीसी का।
बिल्कुल कंपलसरी, ओपन कास्ट माइंस में कंपलसरी है। बिल्कुल सही जवाब। ड्रिलिंग करने के पहले उस जगह को साफ करना है। ब्लास्टिंग के बाद सॉकेट्स और मिसफायर्स चेक करने हैं बिफोर स्टार्टिंग ड्रिलिंग। ठीक है, ब्लास्टिंग के बाद सॉकेट्स एंड मिसफायर्स चेक करने हैं, ड्रिलिंग करने के पहले साफ करवाना है। क्या यार मित्रों, एक्सीडेंट्स इन ब्लास्टिंग ड्यू टू ह्यूमन फेलियर इंक्लूड्स, ह्यूमन फेलियर के कारण जो ब्लास्टिंग से एक्सीडेंट्स होते हैं वो किन कारणों से है? नॉट पोस्टिंग गार्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री टू द डेंजर जोन, डेंजर जोन के एंट्री पर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उन सभी पर गार्ड पोस्ट ना करना, नॉट वार्निंग ऑल कंसर्न विद इन द डेंजर जोन, डेंजर जोन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को वार्निंग ना देना, नॉट टेकिंग शेल्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग वार्न्ड, वार्निंग मिलने के बाद भी शेल्टर ना लेना। बिल्कुल सही जवाब, ऑल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द ब्लास्टर शैल बिफोर अ शॉट इज चार्ज, स्टेम्ड और फायर्ड, ठीक है, सी दैट ऑल द पर्सन्स अदर देन हिज असिस्टेंट्स, शॉट्स को चार्जिंग, स्टेमिंग और फायरिंग के पहले ब्लास्टर यह देखेगा कि उसके असिस्टेंट्स के अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे। इफ एनी, अगर कोई व्यक्ति है उस जगह पर, इन द विसिनिटी, हैव टेकन प्रॉपर शेल्टर, उसने प्रॉपर शेल्टर ले लिया हो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है तो ही शैल ऑल्सो टेक सुइटेबल स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी पर्सन अप्रोचिंग द शॉट, तो उस व्यक्ति की भी यह जिम्मेदारी है कि वो यह ध्यान दे कि कोई भी दूसरा व्यक्ति शॉट्स जहां पर फायर किए जा रहे हैं वहां पर ना आए। ऑप्शन नंबर डी, एंड शैल हिमसेल्फ टेक एडिक्वेट शेल्टर along with his assistants। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बाबू, कंबाइन कर दिया है इसने, ऑप्शंस को ही कंबाइन कर दिया, खेला हुआ है यहाँ पे। अब इतना डिटेल में नहीं सोचना है, बट ये है कि आपके रेगुलेशन के हिसाब से सारे फिट बैठ रहे हैं, तो आप इसी को जो है तो तीनों को ही टिक करके आइएगा। मफलिंग इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन इज डन टू, ब्लास्टिंग ऑपरेशन जब आप करते हो तो मफलिंग किस लिए किया जा रहा है, मफलिंग किस लिए किया जाता है। लिमिट एंड कंट्रोल द फ्लाईरॉक, फ्लाईरॉक को लिमिट और कंट्रोल करने के लिए, ब्लोन आउट शॉट्स को लिमिट और कंट्रोल करने के लिए, टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर डिटोनेशन, ताकि जल्दी से डिटोनेट ना हो जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर पहला और दूसरा, या पहला और तीसरा, कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फ्लाईरॉक को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, मैगजीन क्लर्क शैल इश्यू ऑन द प्रायोरिटी, मैगजीन क्लर्क जो है तो सबसे पहले किस चीज को इश्यू करेगा, जो एक्सप्लोसिव रिटर्न आया है उस एक्सप्लोसिव को, या फिर नया एक्सप्लोसिव जो भी पहला अभी भी नया स्टॉक आया उसको, पुराने स्टॉक के पहले, या फिर जो दूसरी मैगजीन है उसके एक्सप्लोसिव को, या फिर बेचने के लिए एक्सप्लोसिव जो है तो करेगा, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। इमल्शन इज द मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, इमल्शन सबसे मॉडर्न टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव है। इन स्ट्रेट इमल्शन suitable gassing agent is added to control the density, इमल्शंस में
गैसिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी डेंसिटी को कंट्रोल किया जा सके। इन डॉप्ड इमल्शन, अब ये देखिए ये बड़े ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन थे कि आखिर स्ट्रेट इमल्शन क्या होता है, डोप्ड इमल्शन क्या होता है। स्ट्रेट इमल्शन एक ऐसा इमल्शन होता है जिसमें कि अपन मतलब सीधे अमोनियम नाइट्रेट लिए, उसमें कुछ भी चीज वैसी ऐड नहीं करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट लिए, इमल्शन तैयार किए, मतलब मिक्सी में घुमा के बकायदा इमल्शन तैयार किए और उसको ले जाके माइंस में यूज कर रहे हैं। अब उसकी डेंसिटी को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसकी डेंसिटी को आपको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए गैसिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं। तो क्या गैसिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं डेंसिटी को कंट्रोल? अब सिंपल से कॉमन सेंस है, अगर मैं डेंसिटी को कंट्रोल करना चाहता हूं तो क्या मैं गैसिंग एजेंट मिलाऊंगा? नहीं। ठीक है, सिंपल भाषा में बात करते हैं, तो ये तो फॉल्स है भाई। जेलिंग एजेंट हो सकता है, अगर जेलिंग एजेंट होता तो हो जाता, ठीक है, डेंसिटी कंट्रोल करने। चलिए आगे बात करते हैं। इन डोप्ड इमल्शन वेरिंग परसेंटेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए डोप्ड इमल्शन क्या होता है, इसमें ना अब आप क्या कर सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट के साथ नाइट्रोग्लिसरीन भी ऐड कर लो या कोई भी अदर एक्सप्लोसिव ऐड कर लेते ताकि आप उसकी स्ट्रेंथ को घटा या बढ़ा सको। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज एडेड टू अचीव अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका डोप्ड वाले में ना अमोनियम नाइट्रेट का जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होता है, उसको आप एक स्ट्रेंथ बार बार चेंज करने के लिए, जैसे कि मैंने बोला एएनएफओ अगर आप उठाओ सीधे 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 एएनएफओ उठाओ तो इसका वीओडी होता है 3500, लेकिन अगर इमल्सिफाइड अगर करके यूज करो, ठीक है, इमल्शन के फॉर्म में एएनएफओ का इस्तेमाल करो तो इसका आपका 3200 भी मिल जाएगा, इसका आपको जो है तो 4000 भी पहुंच सकता है, 6000 भी हो सकता है वीओडी। वीओडी की अगर मैं बात करूं तो वीओडी इसका चेंज हो सकता है, 6000 तक वीओडी चला जाएगा। लेकिन ये किस चीज से होता है? इसके लिए आप अमोनियम नाइट्रेट के साइज को चेंज करते हो, अमोनियम नाइट्रेट के अलावा और भी एक्सप्लोसिव्स ऐड करते हो, जिनके कारण देखिए याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट के साइज पर भी डिपेंड करता है कि प्रिल साइज क्या है, जितना छोटा प्रिल साइज होता है उतना ज्यादा वीओडी होता है। याद रखिएगा जितना छोटा प्रिल साइज होता है उतना ज्यादा वीओडी होता है। तो प्रिल साइज पर भी डिपेंड करता है, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट के परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो है तो उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव की कितनी होगी। तो बिल्कुल डोप्ड इमल्शन जिसमें कि हम अमोनियम नाइट्रेट के अलावा भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स ऐड करते हैं, ठीक है, इमल्शन तैयार करने के लिए, उसको डोप्ड इमल्शन कहा जाता है। तो ऐसे इमल्शंस में अमोनियम नाइट्रेट के अलावा कोई दूसरा ऑक्सीडाइजर यूज करना अमोनियम नाइट्रेट के साथ, अमोनियम नाइट्रेट के साथ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को घटाया या बढ़ाया जा सके, उसको बोलते हैं डोप्ड इमल्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे अलग अलग अमोनियम नाइट्रेट के परसेंटेज ऐड किए जाते हैं ताकि हमें एक वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ये ट्रू है। अब इमल्शन सबसे मॉडर्न टाइप का एक्सप्लोसिव है, ट्रू है फॉल्स है? तो एफ टी, एफ टी दो में है, लास्ट के दो में है, नहीं है सबसे मॉडर्न टाइप का एक्सप्लोसिव। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? इससे भी मॉडर्न एक्सप्लोसिव आ गए क्या? बिल्कुल ये ट्रू है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी 33 का डी मैं बी मार्क किया था, बोला बताओ, सारे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
सोर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या हो सकता है? न्यूमेटिकली लोडिंग ऑफ एएनएफओ, अगर एएनएफओ को हाईली प्रेशराइज्ड अगर पाइप से आप लोड करते हो तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स हो सकता है। अलग अलग सिंथेटिक फाइबर की लेयर्स में रबिंग होने के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपस में रगड़ खाते जब। फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग स्टॉर्म्स, अगर कहीं पर बिजली कड़कती है तो उसके कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, या बोथ 2 and 3, या फिर ऑल 1 to 3। बिल्कुल, तो इनमें से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कारण कुछ भी हो सकता है, हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा भी था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अब लाइटनिंग स्टॉर्म्स के कारण क्यों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, उसके कारण क्यों जनरेट होगी? देखिए होता क्या है, इसके कारण कैसे जनरेट होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, जगह मिली फ्लो करने की, भाग देगा। जैसे मान लीजिए आसमान में बिजली कड़क रही है, अब ये बादल आया है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भर भर के भरा पड़ा है, ठीक है। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है तो इस पेड़ का क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके इस पेड़ में रुक जाता है, ठीक है, ऊंचाई पर है, थोड़ा कांटेक्ट में आ जाएगा, ये इकट्ठा हो गया। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, अगर इनको थोड़ा सा भी रास्ता मिला भागने का, निकल लेंगे ये तब तड़ा के, भागने का रास्ता मिलता है तो निकल लेते हैं। एक जगह पे पूरा इकट्ठा कर दिया, चार्ज इकट्ठा हो गया, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा हो गई, ये कभी भी फ्लो कर सकती, कभी भी फ्लो कर सकती है, दैट्स व्हाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए इसी के साथ। इफ द इंक्लाइंड होल ड्रिलिंग इज प्रैक्टिस्ड along with the direction of the slope of the face and is blasted with optimum charging, then dash problem can easily be solved। हाँ, एक बार मैं एटीएम के सामने खड़ा था, रेलिंग पकड़े, बिजली ऊपर कड़की, करंट नीचे मारा मेरे को। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो होने की जगह मिल गई उसको मेरे थ्रू। हाँ। अब अच्छा, यहाँ पे ये बोलता है कि ओपन कास्ट माइंस में इंक्लाइंड होल्स ड्रिल किए जाते हैं, इस तरीके से इंक्लाइंड होल्स ड्रिल किए जाते हैं स्लोप के डायरेक्शन में, जैसे ये स्लोप, इस डायरेक्शन में स्लोप है, इसी डायरेक्शन में होल्स भी इंक्लाइन किए गए हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। और इसमें ऑप्टिमम मतलब सुइटेबल, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? सुइटेबल। अब सुइटेबल मतलब हिंदी में सुइटेबल मतलब सही, मतलब क्या शब्द होगा यार इसका, बताइए थोड़ा। ऑप्टिमम मतलब सुटेबल, एकदम सही मात्रा में, मतलब जितना जरूरी है, उपयुक्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल उपयुक्त मात्रा में चार्जिंग भी किया जा रहा है। तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? पुअर फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को, टो की प्रॉब्लम को, बैक ब्रेक को, या फिर फ्लाई रॉक को, या फिर लेज फॉर्मेशन, लेज मतलब कि सीढ़ी नुमा जो फॉर्मेशन हो जाता है सीढ़ीदार, उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टो को। टो को जो है तो टो के फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम जो है तो ये करते हैं। पक्का टो होगा।
बिल्कुल सही बोल रहे हो। फ्लाई रॉक, ओवर बर्डन ज्यादा होगा तो फ्लाई रॉक होगा। फिर भी वीक क्यों मार्क किया हूं। चलिए इसका आंसर मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। इसका आंसर एक बार मैं कंफर्म करके फिर बताऊंगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गलत है, ये बी डी ही होना चाहिए फ्लाई रॉक के लिए। बाकी एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। इसको छोड़ दीजिए अभी, कल के लेक्चर में बता दूंगा। ट्रांजिट स्लिप इज यूज्ड फॉर द पर्पस टू। ठीक है, ट्रांजिट स्लिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसके बारे में सुने ही होंगे आप लोग, तो पढ़े ही हैं बहुत अच्छे से वैसे भी। ट्रांजिट स्लिप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? लेज मतलब छज्जा टाइप से होता है, मतलब इस चीज का, इस टाइप से ओवरहैंग्स बोल सकते हो। हाँ, तो ट्रांजिट स्लिप यूज करने का मेन मुद्दा क्या होता है? स्टॉप द पिल्फरेज ऑफ एक्सप्लोसिव, फालतू का एक्सप्लोसिव इधर उधर ना गिरे या ना यूज हो। ठीक है, उसके लिए फालतू एक्सप्लोसिव ना यूज हो, इसके लिए यूज होता है। या फिर एक्सप्लोसिव जितना भी इश्यू होता है और जितना इश्यू होता है उसको मैच करने के लिए, जितना यूज हो रहा है और जितना यूज हो, जितना इश्यू हो रहा है और जितना यूज हो रहा है उस चीज को मैच करने के लिए ट्रांजिट स्लिप यूज होता है। मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन इफेक्टिव वे। एक्सप्लोसिव का जो रिकॉर्ड है कंजम्पशन का, उसको सही तरीके से मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कीप द रिकॉर्ड ऑफ एक्सप्लोसिव इफेक्टिवली बाय द मैगजीन क्लर्क, मैगजीन क्लर्क के द्वारा एक्सप्लोसिव्स का रिकॉर्ड इफेक्टिव तरीके से मेंटेन किया जा सके, इसके लिए यूज होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, सभी के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। इन सभी पर्पसेस के लिए ट्रांजिट स्लिप का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन, चलो छोड़ो यार, लास्ट में बता देंगे, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। Which is correct regarding number of shots that can be charged for firing in a round of blast? ट्रांजिट स्लिप नहीं, सीएमआर में नहीं है। अच्छा, एक राउंड ऑफ ब्लास्ट में कितने शॉट्स को चार्ज किया जाएगा फायरिंग के लिए? निम्न में से कौन सा चीज करेक्ट है? एनी नंबर ऑफ शॉट्स कैन बी चार्ज, कितने भी शॉट्स चार्ज कर लो एक राउंड ब्लास्ट करने के लिए। ओनली दो शॉट होल विच आर टू बी फायर्ड इन दैट राउंड शैल बी चार्ज, जो भी शॉट होल आप फायर करना चाह रहे हो उसी शॉट होल को जो है तो आप चार्ज करिए। नॉट मोर देन 30 शॉट्स वन राउंड शैल बी चार्ज इन अ राउंड, एंड इफ मोर शॉट्स वर चार्ज इट शैल बी फायर्ड इन मोर देन वन राउंड। देखिए, एक तो बोलता है 30 शॉट से अधिक आप एक राउंड में चार्जिंग करके फायर नहीं करेंगे, और अगर उससे अधिक आपने चार्जिंग किया है तो उनको जो है तो एक से अधिक राउंड्स में आप फायर करेंगे। ऑल शॉर्ट होल्स विच हैव बीन चार्ज शैल बी फायर्ड इन वन राउंड, जितने भी शॉर्ट होल्स आप चार्ज करते हो उतनों को आप जो है तो एक राउंड में फायर कर दो। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर करेक्ट, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। कि आप देखिए, आप उतने ही होल्स चार्ज करिए जितने आपको फायर करने हैं, ठीक है, और जितने भी शॉर्ट होल्स आप चार्ज करते हो उसको एक राउंड में फायर कर दो, बात खत्म। 2 and 4। एएनएफओ एंड बल्क एसएमई और एसएमएस एक्सप्लोसिव कैन बी इनिशिएटेड बाय। एएनएफओ एंड बल्क एसएमई और एसएमएस एक्सप्लोसिव्स को आप किसकी मदद से इनिशिएट कर सकते हैं? कास्ट बूस्टर, इमल्शन बूस्टर, नंबर 8 डिटोनेटर, डिटोनेटिंग फ्यूज, या बोथ 1 and 2।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, मिल जाए तो पूछू ना। एएनएफओ को अगर मुझे डायरेक्टली इनिशिएट करना है, डायरेक्टली इनिशिएट करना है, तो मैं कौन सा डिटोनेटर यूज करूंगा डायरेक्टली, बिना किसी चीज के, कोई बीच में कोई वो नहीं होना चाहिए, मतलब जो उसको यूनाइट करने का काम करे, जैसे डीएफ वगैरह यूज कर लिया, नहीं, डीएफ वगैरह का यूज नहीं करना, मुझे डिटोनेटर ही यूज करना है। कौन सा डिटोनेटर यूज करूंगा? नंबर 8 डिटोनेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए डीएफ का इस्तेमाल करके एनएफओ को मुझे इग्नाइट करना है, तो तब कौन सा डिटोनेटर यूज करेंगे? नंबर 6 प्लस डीएफ, तब जाके ये एनएफओ को इग्नाइट कर सकता है। नंबर 8 माइनिंग में यूज नहीं होता है, नंबर 8 का डिटोनेटर। नंबर 6 का डिटोनेटर यूज होता है, जो कि डीएफ के साथ अटैच करके एनएफओ को इग्नाइट करने का काम करता है, और ये बकायदा आपका डीजे देशमुख में लिखा हुआ है। एएनएफओ वाला जो टॉपिक है उसमें लास्ट पैराग्राफ यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग थंडरिंग लाइटनिंग इन रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और लाइटिंग हो रही है, बिजली गड़क रही है, चमक रही है, तो चार्जिंग एक्टिविटी आप रोक दीजिए। मैन पावर इन चार्जिंग शैल बी विड्रॉन, चार्जिंग में जो मैन पावर होगा उसको विड्रॉ कर लीजिए। डिटोनेटर कनेक्टेड विद द चार्ज शॉर्ट शैल बी डिस्कनेक्टेड, जितने भी डिटोनेटर आपने कनेक्ट कर दिए हैं चार्ज शॉर्ट से, वो डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सपोज्ड डिटोनेटिंग कोड रिलेज एक्सेट्रा शैल बी कवर्ड विद सॉइल, ये ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सारी चीजें ही प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। गन पाउडर इज सेफली डिस्ट्रॉयड बाय, फिर से रिपीट हो गया क्या, चलो कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, थ्रोइंग इट इनटू वाटर, पानी में फेंक दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज लोडिंग डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन अ 100 mm डाया होल? लोडिंग डेंसिटी बताना है, लोडिंग डेंसिटी बताना है, मतलब कि सिंपल सी भाषा में मैं पूछ रहा हूं कि ये एक होल है, 1 मीटर की गहराई तक में कितना एक्सप्लोसिव आएगा, 1 मीटर में कितने केजी एक्सप्लोसिव आएगा, लोडिंग डेंसिटी बतानी। 1 मीटर के होल में कितना एक्सप्लोसिव आएगा, कितना केजी एक्सप्लोसिव आएगा, 1 मीटर के होल में कितने केजी एक्सप्लोसिव आएगा, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव कितना दिया हुआ है, 1.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद दिया है आपका होल्ड होल्ड आया, होल्ड आया कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, ठीक है। इन सभी को एक यूनिट में चेंज करते हैं अपन, ठीक। इसको जो है सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। रेडियस है, रेडियस निकाल लीजिए, 10/2 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आप सबसे पहले तो वॉल्यूम पता कर लीजिए, होल का वॉल्यूम कितना है, मतलब 1 मीटर में कितना वॉल्यूम आता है, आयतन, सिंपल सी बात है।
अगर आपको बोल रहा है लोडिंग डेंसिटी, ठीक है, लोडिंग डेंसिटी अगर आपको बोल रहा है तो आप क्या करिए, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इनटू क्या था, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोसिव। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। बताइए कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 5/10 गुणे 5/10 गुणे सेंटीमीटर है ना, 100 मीटर में चेंज कर लीजिए इसको, गुणे कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर मेरा, 25 78.5 डिवाइडेड बाय 0.0785 0.00785, ठीक है। इसके बाद मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, अब देखिए यहां पे होगा खेला, अब ये के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये किस में है, ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है 1.3। तो ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको जो तो ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 अपॉन 1/10⁻⁶। ये दोनों पूरा उलट पुलट होने के बाद पूरा कैलकुलेशन जैसे ही करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम में, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे लोडिंग डेंसिटी आ जाएगा इंटू 1.3 इंटू 10⁻3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻3, लोडिंग डेंसिटी आपका आ जाता है, कितना आया, क्या था, ठीक है, इंटू 1.3 10⁻3 है ना, तो 0.01025 इंटू 10⁻3, और जैसे ही 10⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 2 3 नंबर जंप करेगा, तो आंसर होगा आपका 10.205 केजी पर मीटर क्यूब। बाप रे, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसको ना समझ में आया हो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर दोबारा से बताऊंगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, कौन सा सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है।
इमल्शन एक्सप्लोसिव हैज द हाईएस्ट वीओडी अमंग द कमर्शियल एक्सप्लोसिव। इमल्शन एक्सप्लोसिव का वीओडी सबसे हाईएस्ट होता है कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स में। इमल्शन एक्सप्लोसिव आर सेंसिटिव टू इंपैक्ट ड्यू टू देयर हाई इमल्शन एक्सप्लोसिव हाई वीओडी कौन लिखेगा कार्ड। sensitivity due to their high sensitivity emulsion explosive has better storage life। emulsion explosive का storage life better होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके तीनों ही ऑप्शंस ट्रू है कि सबसे हाईएस्ट वीओडी होता है इमल्शन एक्सप्लोसिव का, जो है तो जितने भी कमर्शियल एक्सप्लोसिव आते हैं उनमें सबसे हाईएस्ट वीओडी इसी का होता है। ठीक है, तीनों तो ये ट्रू है। इमल्शन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी अच्छी खासी होती है कि अच्छा इम्पैक्ट अगर मिलता है तो आराम से वो जो तो मतलब इम्पैक्ट का यहाँ पे कहने का मतलब पता है क्या है, सेंसिटिव के प्रति मतलब इम्पैक्ट के प्रति जो सेंसिटिविटी है उसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप मतलब कभी कभार होता है ना कि यार अगर मैंने इसको झटका दिया डिटोनेटर, अगर मैंने डिटोनेटर से जलाने की कोशिश की भी किसी भी एक्सप्लोसिव को तो वो जल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं माचिस तो छुआ रहा हूं बम में लेकिन वो फुस्सी निकल रहा है बार बार, थोड़ा सा जला बुझ गया, फिर जलाए गए दौड़ के फिर बुझ गया, फिर एक फिर जलाए, जब छोटी सी बत्ती बची तो मुंह पे ही फूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका सेंसिटिविटी उसका इतना होना चाहिए कि मैं जितना चाह रहा हूं कि मैं इससे जलाऊं तो वो जल जाए। ठीक है, तो उसके प्रति इसका जो इम्पैक्ट के प्रति ये होता है कि हाँ मैं इतना डिटोनेटर यूज करूंगा तो ये हो जाएगा, जल जाएगा, तो वो बेस्ट है इमल्शन एक्सप्लोसिव इस मामले में। इमल्शन एक्सप्लोसिव मतलब फुसकी बम नहीं निकलेगा। इमल्शन एक्सप्लोसिव हैज बेटर स्टोरेज लाइफ। इमल्शन एक्सप्लोसिव का जो स्टोरेज लाइफ है वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि उसको जो है तो बाद में ऑन द साइट मिक्स ही किया जाता है। ठीक है, और ज्यादातर केसेस में इमल्शन को उसके पहले उसको सब सारे चीजों को अलग अलग चैम्बर्स में रखा जाता है, एक्सप्लोसिव नहीं बनाया जाता है उससे। लाइफ के बारे में जो है तो इसका लगभग 1 से 2 इयर्स के आसपास होती है। आजकल तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए अब लाइफ का ऐसा है ना कि जिंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं यार दोस्तों। लेकिन ठीक है, कंपनियां अलग अलग हिसाब से बनाती हैं। ठीक है, आजकल और भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं ताकि जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, तो इसकी लाइफ अच्छी होती है। चलो फटाफट यार, 7 6 ना 7 8 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। व्हेन शॉट इज ब्लास्टेड इन अ क्वेरी फेस फ्रैक्चर ऑफ रॉक टेक प्लेस बाय। क्वेरी फेस में अगर शॉट ब्लास्ट करते हैं तो रॉक में फ्रैक्चर किस चीज के कारण होता है? कंप्रेशन, टेंशन, बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन, कंप्रेशन और टेंशन, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछता है। रॉक में जो फ्रैक्चर डेवलप होता है वो किस चीज के कारण होता है? टिंग 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 टिंग। कंप्रेशन के कारण होता है। बेसिकली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप शॉट्स फायर करते हो, जब भी आप शॉट ब्लास्ट करते हो तो हाईली कंप्रेस्ड गैस जो है तो निकलती है, हाईली प्रेशराइज्ड गैस जो है तो निकलती है, और वो इन दीवालों को
इन दीवालों को बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बगल में एक और होल है, ठीक, बगल में एक और होल है, तो इसकी दीवालों पर भी क्या होगा, इसकी दीवालों पर भी क्या होगा, प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर आएगा। अब इसके कारण क्या होता है कि दोनों तरफ से इस पर कंप्रेशन आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है इसके तरफ ऊपर, तो इस कारण से इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो फ्रैक्चर डेवलप होते हैं, जो फ्रैक्चर डेवलप होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेरी फेस में जो फ्रैक्चर डेवलप होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। चलिए मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए बैक ब्रेक आपने पढ़ा, बैक ब्रेक में क्या हुआ, ऐसे क्रैक्स आ गए, फ्रैक्चर्स आ गए। ठीक है, फ्रैक्चर्स आ गए बैक ब्रेक में। ये किस कारण से आए, क्योंकि एक तो जब एक्सप्लोसिव इस तरीके से इधर धक्का मारा, ठीक है, एक्सप्लोसिव ने जब इस डायरेक्शन में धक्का मारा, ठीक है, हाई प्रेशराइज गैस ने, तो इसने फूटने से मना कर दिया। इसने भी इधर से धक्का मारा, बोला हम कम है क्या किसी से, पत्थर ने, जो रॉक का पीछे का जो पूरा का पूरा पत्थर है, उसने भी टूटने से मना कर दिया। तो जब उसने टूटने से मना किया तो इनमें क्या डेवलप हो गए, गैस बोली चलो कोई नहीं, हम तुमको थोड़ा थोड़ा तो तोड़ ही देंगे। तो उसने क्या डेवलप कर दिया, फ्रैक्चर्स डेवलप कर दिए। फ्रैक्चर डेवलप करने की, पत्थर को तोड़कर पूरा मतलब फ्रैगमेंटेड जो मटेरियल आपको मिलता है उसकी बात ही नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि जो फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं रॉक में, फेस में, क्वेरी के फेस में जो फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो वो कंप्रेशन के कारण होते हैं। कंप्रेस हो गया बीच में पत्थर इनमें, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी चीज को अगर दोनों साइड से दबाऊं, दोनों साइड से दबाऊं, तो जाहिर सी बात है उसमें क्रैक्स तो डेवलप होंगे ही ना, कंप्रेशन के कारण ही क्रैक्स डेवलप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द इवेंट ऑफ मिसफायर द टैंपिंग इज स्लज्ड आउट। ओ, ये क्या है भाई, मिसफायर हुआ, टैंपिंग को कैसे निकालोगे, कंप्रेस्ड एयर की मदद से, वाटर अंडर प्रेशर, इन अ मैनर एज अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर, बोथ 1 and 2 and none of these। मिसफायर हो गया भाई साहब, टैंपिंग निकालना है। टैंपिंग बोले तो स्टेमिंग मटेरियल, उसी की बात कर रहा है, स्टेमिंग मटेरियल की बात कर रहा है, टैंपिंग, उसको बाहर निकालना है। किसकी मदद से निकालोगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है पानी की मदद से निकाल लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बड़ी गौर का बी। पानी की मदद से, पानी की मदद से, वाटर अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ पानी रहता है, उसकी मदद से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। इफ गन पाउडर बिकम्स वेट इट इज ड्राइड बाय। गन पाउडर अगर मान लीजिए गीला हो जाता है तो उसको सुखाएंगे कैसे, आग में डाल के, आग के ऊपर रख के, या फिर एक स्पेशली रूम डिजाइन करेंगे जिसमें कि रूम हीटर लगा हो। यहाँ इंसान को तो मिल नहीं रहा है, इसको मिलेगा। चलो अगला, बाय एडिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिला के, या कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो या कुछ मत करो, फेंक दो उसको। गन पाउडर गीला हो गया तो गीला हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसमें मिलाया जाता है जिससे वो सूख जाए, जो कि उसके पूरे मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, तो ऐसे सुखाया जाता है गन पाउडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक्सीडेंट ड्यूरिंग यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स कैन बी अवॉइडेड बाय। एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते समय एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, डिटोनेटर्स को और एक्सप्लोसिव को सेपरेट रख के, चार्जिंग फोर्सिबली लार्ज साइज एक्सप्लोसिव्स इन स्मॉलर डाया होल, लार्ज साइज के एक्सप्लोसिव कार्ट्रिजेस को जो है तो छोटे डाया के होल में जो है तो जबरदस्ती घुसेड़ देना। ठीक है, आयरन रॉड का इस्तेमाल करना स्टेमिंग के लिए, चार्ज होल्स में स्टेमिंग के लिए आयरन रॉड का इस्तेमाल करना, जिस होल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है उस होल्स में चार्जिंग कर देना, या ऑल ऑफ दिस।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिसने भी ई बोला ना, बिना पढ़े बोल दिया क्वेश्चन को। पूछ लिया अब ये सवाल, गन का पाउडर किसके ऊपर रख के मिक्स किया जाता है। चलो आ जाओ देख लेते हैं। गन पाउडर कार्ट्रिज, कैरियज लिखा है। कौन है ये जो इस प्रकार की टाइपिंग करता है? गन पाउडर कार्ट्रिज को किसके ऊपर रखकर प्रिपेयर किया जा सकता है? बेयर आयरन शीट, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, टिन शीट, बोथ 1, 2 एंड 3, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 2 एंड 3। मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, टिन शीट के ऊपर रख के आप जो है तो गन पाउडर कार्ट्रिज को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। हाँ, इसमें देखिए अब आपका एक सर्कुलर में बात करता हूं मैं। सर्कुलर में क्या बोलता है? सर्कुलर बोलता है कि गन पाउडर को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो, गन पाउडर को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको बेयर आयरन शीट पर, बेयर आयरन शीट मतलब बेयर आयरन शीट वो आयरन शीट होती है जिसमें किसी भी प्रकार की परत नहीं चढ़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। जिसमें किसी भी प्रकार के, मतलब एकदम प्योर डायरेक्ट लोहा है, ठीक है, उस पर आप जो है तो प्रिपेयर मत करिए, उस पर आप प्रिपेयर मत करिए। हां, वहीं पर अगर आप टिन है आपके पास तो टिन पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, टिन पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट की बात करता है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट की बात करता है, तो अगर वो गैल्वेनाइज्ड है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के लिए। गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या? एक परत चढ़ा देना उसके ऊपर किसी भी चीज की। तो उस केस में क्या है कि अगर आयरन शीट की गैल्वेनाइजेशन कर देते तो नॉन रिएक्टिव मटेरियल से अगर मैंने गैल्वेनाइजेशन किया, परत चढ़ा दी, तो गन पाउडर कार्ट्रिज आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए उसने पर्टिकुलरली सिर्फ बेयर आयरन शीट के लिए मना किया है, ना कि गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेयर आयरन शीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। एनी पर्सन फाइंडिंग एनी एक्सप्लोसिव इन और अबाउट अ माइन शैल, किसी व्यक्ति को माइंस में अगर कहीं पर कोई एक्सप्लोसिव मिलता है तो वह क्या करेगा? ही शैल डिपॉजिट द सेम इन द मैगजीन्स और स्टोर ऑफ द और प्रीमिसेस, वो उसे मैगजीन और स्टोर में ले जाके जमा कर देगा। एवरी सच अकरेंस शैल बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ब्लास्टर इन राइटिंग, अगर ऐसा कभी होता है तो ब्लास्टर के जानकारी में, इसको राइटिंग में, लिखित में जानकारी में लाया जाए, ब्लास्टर के जानकारी में। ठीक है। या फिर ऐसा कभी अगर होता है तो मैनेजर को राइटिंग में इसके बारे में जानकारी दी जाए। 1 and 2, 1 and 3, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट इंग्रेडिएंट्स शैल बी मिक्स्ड इन एनएफओ एक्सप्लोसिव टू प्रिवेंट एक्सीडेंट ड्यू टू पायरेटिक ओर्स? ओहो, सर्कुलर तो सब लोग पढ़े हो, अगर ये आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा तुम लोगों को। देखिए अब कभी कभार क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल, एनएफओ का इस्तेमाल हम ऐसी जगह पे, ऐसी माइंस में कर रहे हैं जहां पे पायराइटिक ओर्स पाए जाते हैं, पायराइट पाए जाते हैं, है ना, मतलब मटेरियल है उसमें कुछ पायराइट्स मिक्स होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट उसके साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लगभग मतलब 100 के पार चला जाता है टेम्परेचर, बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है, पायरेट और उसके साथ रिएक्शन करता है जब अमोनियम नाइट्रेट। तो उसके टेम्परेचर को घटाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सोडियम का, यूरिया का,
मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का, या एल्यूमिनियम पाउडर का। आई बात समझ में? अगर कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ माइंस में पाइराइड्स की मात्रा अधिक होती है, मिनरल डिपॉजिट के में पाइराइड्स की मात्रा अधिक होती है, तो उस केस में क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट पाइराइड्स के साथ रिएक्शन करके टेम्परेचर बढ़ जाता है अमोनियम नाइट्रेट का। तो टेम्परेचर बढ़ गया मतलब होल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसके टेम्परेचर ना बढ़े इसके लिए हम वहां पे अमोनियम नाइट्रेट भी यूज करना है, उसका टेम्परेचर भी ना बढ़े, रिएक्शन भी ना करे, तो उसको घटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, हो गया। सब सर्कुलर पढ़ के आए हो ना? देख लिया, इसका आंसर नहीं दे पाए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूरिया।